नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्यों बढ़ रहा है फिजूल खर्च? क्यों बचत भी हो रही है खर्च? क्यों लेना पड़ रहा है बार बार कर्ज? समय रहते ही हो जाएं सावधान। जानिए धन हानि के 12 संकेत सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, अब तक पंडित जी ने आपको धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको उन 12 संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप अमूमन अनदेखा कर देते हैं। ये वो संकेत हैं जिन्हें जानकर और समझकर आप भविष्य में होने वाली धन हानि से बच सकते हैं, अपने बजट को बिगड़ने से बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो 12 संकेत, ये जानने के लिए ध्यान से देखते रहिएगा आज का काल चक्र, क्योंकि आज के शो में अगर आपसे कुछ छूटा तो समझ लीजिए उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, यानी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती हैं। क्या है वो संकेत, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मेरे ख्याल से आज तो हर कोई बहुत ध्यान से एपिसोड देख रहा होगा, क्योंकि धन हानि कोई नहीं चाहता। तो कौन से वो संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है? देखो पूजा, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा, ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, संकेत भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं, जिसको कहते हैं शकुन विचार। जी। शकुन विचार के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ जो होगा वो शकुन शास्त्र का भी मर्मज्ञ होगा, और शकुन शास्त्र अगर नहीं आता होगा और केवल ज्योतिष की गणित आती होगी तो उसकी भविष्यवाणी मिथ्या हो जाएगी। जी। जैसे कोई आदमी आपके पास प्रश्न लेकर आया और उसी समय गाय के बोलने की आवाज आ गई, तो आप समझ लीजिए कि वो जिस कार्य के लिए आया हुआ है उसका कार्य बन जाएगा। शंख की आवाज आ गई तो कार्य बन जाएगा। जी। कुत्ते के रोने की आवाज आई तो काम बिगड़ जाएगा। कुत्तों के लड़ने की आवाज आई तो काम बिगड़ जाएगा। कौवे को बोलने की आवाज आई तो काम बिगड़ जाएगा। इस तरह से तमाम ऐसे संकेत हैं जो इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ईश्वरीय संकेत अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 12वें घर को व्यय भाव माना जाता है। वहां अगर सूर्य होता है जी, तो ऐसा आदमी अपने बाप के कर्ज को, अपने बाप की जिम्मेदारियों को वहन करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और परेशान रहता है। चंद्रमा हो तो माता की बीमारी पर, माता के ऊपर इतना ज़्यादा धन खर्च होता है कि आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मंगल हो तो उसके भाई बहन इतना त्रस्त करते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। बुध हो तो मित्र धोखाधड़ी करते हैं। बृहस्पति हो तो आदमी अपनी परिस्थिति को भूलकर इतना ज़्यादा धर्म में मशगूल हो जाता है कि अपनी सारी परिस्थिति की आहुति धर्म में कर देता है। शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी पर और पत्नी के इतर अपने संबंधों पर इतना ज़्यादा खर्च कर देता है जिससे वो कंगाल हो जाता है। जी। शनि हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करता है जो मदद के पात्र नहीं हैं और उसमें बर्बाद हो जाता है। राहु केतु हो तो बीमारी पर इतना पैसा खर्च होता है कि आदमी दरिद्र हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म से ही जन्म कुंडली में ये बात निश्चित है कि कौन आदमी किस तरह से धन व्यय करेगा और क्या आर्थिक स्थिति रहेगी। अगर धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है तो कभी बैंक बैलेंस हो ही नहीं सकता है, खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चे ही ज्यादा होंगे। अगर व्यय भाव का स्वामी आय भाव में हो तो आमदनी होगी ही नहीं। तो अब संकेतों की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। चलिए पहले मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताता हूँ,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों के मुंह में ज्यादा थूक बनने लगे और जमीन पर यहां वहां थूकने लगे, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें, पालतू जानवर मरने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय बहुत बड़े आर्थिक संकट का संकेत कर रहा है। आपका दिया हुआ दान अगर कोई लेने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, आप दान दे रहे हैं, कोई कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अपना रखो, तो आप समझ लीजिएगा कि यह आर्थिक लिहाज से बहुत अशुभ संकेत है। इसी तरह से ढेर सारे संकेत हैं जिन्हें मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा और इनके उपाय भी बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और इन संकेतों को जान करके आप होने वाली परेशानी से उपाय करके बच सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं धनवान बनने के, और साथ ही वो संकेत भी जो आपको धन हानि आने वाले भविष्य में करा सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसे संकेत हैं कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, छत से पानी टपक रहा है, बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, तो ये क्या संकेत कर रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए, हम ऐसे संकेत बता रहे हैं जो आपके घर में, आपके सानिध्य में होते हैं, जिन्हें आपको समझना चाहिए। आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये धन के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। जिन लोगों के घर में पानी की लगातार समस्या बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, उनको भी अपनी आर्थिक स्थिति और फिजूल खर्ची और बचत को लेकर के सावधान हो जाना चाहिए। आपको अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी से जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए, एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में बनी है, तो ये भी भविष्य में बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती है। घर के बड़े मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी बहुत अगर बीमार पड़ जाएं और ऐसा बार बार होने लगे, तो ये भी आने वाली आर्थिक परेशानी का संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के बिना किसी इशू के झगड़े होने लगे, कलह होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में आर्थिक संकट आ सकता है। क्योंकि जिस घर में भी महिलाओं का तिरस्कार और अपमान होता है, जिस घर में महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, अपमानित की जाती हैं, इंसल्ट की जाती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी भूल करके भी कदम नहीं रखती हैं। क्योंकि लक्ष्मी कदम रखेंगी तो उसी महिला के हृदय में ना, जिसका आप अपमान कर रहे हो, जिसे आप इंसल्ट कर रहे हो, जिसकी छोटी छोटी कमियों को आप ढूंढ रहे हो, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। हमारा सनातन धर्म यही मानता है। और कौन सा धर्म, कौन सा संप्रदाय क्या मानता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सनातन धर्म यही मानता है, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको भी चाहिए, 19-20 व्यवहार सबका होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई बहुत मृदुल स्वभाव का होता है, कोई कठोर स्वभाव का होता है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, कोई अपनी सारी बातों को बक देता है, कोई अपनी बातों को अपने हृदय में चुप करके रह जाता है।
ऐसे में आपको चाहिए गृहलक्ष्मी का अपमान कदापि न होने दें। बिना किसी कारण अगर आपको घबराहट होने लगे, अदृश्य बेचैनी होने लगे, या पेट में जलन होने लगे, या पेट में हमेशा तकलीफ बनी रहे, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाए, दोस्त और काम करने वाले लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब होने लगे, बातचीत के बाद भी कोई समाधान न निकले, तो समझ लीजिए कि धनहानि का पक्का संकेत है। ये धनहानि का पक्का संकेत है। अगर आपके हितैषी भी शत्रुता का व्यवहार करने लगे तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गुरदासपुर से राधा हैं। राधा जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए। पंडित जी चरण वंदना। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ना 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बेटे के बारे में और घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक मेरा बड़ा बेटा है, 1 जून 1994 में 3:20 पर हुआ था, ये जिला गुरदासपुर में। इसकी नौकरी अभी कच्ची है, पक्की नहीं हो रही है। दूसरा लड़की का नाम है अमनदीप राय, 3:20 पर। आवाज बढ़ा दो भैया, पीसीआर वाले। हाँ जी, लड़की का नाम है अमनदीप राय, 3:20 पर हुई थी, फगवाड़ा जिला। इसका जोग देखना आप। दूसरा प्रश्न राजन का, राजन दुबई गया हुआ है, तो जो पक्का होएगा कि नहीं होएगा। देखिए, आपने अपने संतान के विषय में राधा जी प्रश्न पूछा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। आपके पुत्र भाव और कन्या भाव, दोनों भावों को अगर देखा जाए तो बेटे को लेकर के तो आप निश्चिंत रहिए। बहुत जल्दी सफलता और हर प्रकार की उन्नति का योग बना हुआ है। जहाँ तक बेटी का प्रश्न है तो उससे 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। उसके अच्छे समय की शुरुआत होने में अभी कम से कम 1 वर्ष का विलंब है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, धनबाद से कीर्ति। कीर्ति जी, सवाल पूछिए। सलाम पंडित जी। सुखी रहिए, जोर से बोलेंगी तो जवाब दे पाऊंगा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है 15 सितंबर 2006, 9:46। वो कैसा करेगी भविष्य में पंडित जी? आगे क्या क्या करेगी वो? मतलब उसकी सब पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक रहेगी? सब स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसका? कीर्ति जी, जहाँ तक आपके बेटी के स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य तो उसका प्रायः नरम रहता है। उसको प्रायः पेट से संबंधित, सर्दी जुकाम से संबंधित समस्या आए दिन होती रहती है। जहाँ तक उसके भविष्य का प्रश्न है तो मंगल का बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम का इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि अभी वो 17 साल की हो रही है। अभी तक तो उसकी पढ़ाई मध्यम चल रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आगे बहुत अच्छी होने का संकेत है। इसको आपको चाहिए कि एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके बृहस्पतिवार को गले में धारण करवाना चाहिए, जिससे इसके शिक्षा का स्तर में सुधार होगा और ये अपने जिंदगी में सफल हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन इस बीच में एक अपील अपने दर्शकों से जरूर करना चाहूंगी कि जब भी आप हमें कॉल करें, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर फोन के जरिए आप हमसे बात करने की कोशिश कीजिए और पूरी स्पष्टता के साथ अपना सवाल पूछिए, ताकि हम आपका जवाब, पंडित जी आपका जवाब पूरे ढंग से और सही जानकारी आपको दे सकें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से राजा हैं फोन लाइन पर। राजा जी, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारी वाइफ की जो है सर्विस अभी तक का नहीं लगी है। क्या कह रहे हैं? हमारी वाइफ की सरकारी नौकरी अभी तक का नहीं लगी है, उसके बारे में पूछना है। और हमारी बहन का एक मकान है, हमारी बहन बड़ी बहन है, और हमारे जीजा जी का मतलब माता जी वाला मकान है, 65 मकान, वो बिक नहीं पा रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। आपके पत्नी की तो सरकारी नौकरी लगने का योग बना हुआ है।
अभी से लेकर के फरवरी 2025 तक उनको नौकरी कहीं न कहीं सरकारी मिल ही जाएगी, उसके बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए उनको सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें निस्संदेह सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक मकान बिकने का प्रश्न है आपके रिलेटिव का, तो उसके विषय में तो यही कहना चाहूँगा राजा कि उनसे कहो कि बृहस्पतिवार के दिन उस पर थोड़ी सी पीली सरसों फेंक दें, और पीली सरसों फेंकने के परिणाम स्वरूप 90 दिनों से लेकर के 125 दिनों के बीच में उसका उचित दाम मिल जाएगा और वो बिक जाएगा। पंडित जी ने आपको उन संकेतों के बारे में बताया जो हमारी किस्मत और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब पंडित जी से जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो हमारा खर्च बढ़ाते हैं, पैसों की बचत होने नहीं देते और ऐसे हालात बना देते हैं कि हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। अब कौन से वो ग्रह हैं, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ग्रहों के बारे में बताइए जो धन हानि करा रहे हैं, खर्च बढ़ा रहे हैं। वैसे देखिए, ज्योतिष की जहाँ तक बात है तो 9 के 9 ग्रह धनहानि कराते हैं, लेकिन विशेष करके पापक ग्रह जैसे राहु, शनि, ये तो मुख्य हैं। और बुध भी धनहानि कराता है। जो पैसों की बचत नहीं होने देते हैं वो ये 3 ग्रह हैं, राहु, शनि और बुध। इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्च करता है। गुरु पैसे की बचत कराता है, लेकिन अगर 12वें भाव में और द्वितीय भाव में न हो तो द्वितीय भाव का गुरु आपकी गृहस्थी को तो मेंटेन करता है, लेकिन बैंक में पैसे जमा नहीं होने देता। हाँ, अगर आपके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो पक्का है कि आपका बैंक बैलेंस मोटा ताजा होगा। लेकिन जिन लोगों का बृहस्पति भी ठीक नहीं है, वो अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परिवार पर पैसे ज्यादा खर्च कर देंगे। जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों के मित्र कोई व्यवसाय करवा के उसमें सारा पैसा हड़प जाते हैं। हालत ऐसी बन जाती है कि उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। बुध खराब हो तो व्यक्ति को निवेश में हानि होगी। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावे में पैसा बर्बाद कर देगा। राहु खाने पीने, दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐसो आराम की चीजें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ऐसी चीजों में भी पैसे खर्च कराएगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब होगा, उस व्यक्ति के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होगा। व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बार बार खर्च करेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को काफी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिलता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 है, उनको भी पैसों के लेन देन और निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहने का आशय यह है, कुंडली में ग्रहों का जब सही ढंग से मूल्यांकन होगा और व्यय भाव को प्रभावित करने वाले या व्यय भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का सही मूल्यांकन होगा, तो ये ठीक से पता चल पाएगा कि व्यक्ति का पैसा मुकदमे पे जाएगा, कि ब्याज चुकाने में जाएगा, कि बीमारी पर जाएगा, कि दुर्व्यसन में जाएगा, कि उसके पैसे का फ्रॉड होगा, कि उसके साथ धोखाधड़ी होगी। कहाँ पैसा जाएगा, इस स्रोत का पता जन्म कुंडली के आधार पर लगाया जा सकता है और फिर उसके अनुरूप उपाय करके उसको रोका जा सकता है। उस ग्रह के अनुरूप उस ग्रह को ठीक करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, उससे निश्चित रूप से काफी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार इस आदमी के आलस्य के कारण धन नहीं आ रहा है, कि महत्वाकांक्षा नहीं है, कि बुध अस्त है,
बौद्धिक क्षमता नहीं है, कि मंगल कमजोर है, साहस की कमजोरी है, कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, आत्मबल कमजोर है जिसके कारण कोई काम कर नहीं पा रहा है, चंद्रमा खराब है, मन स्थिर नहीं है जिसलिए किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल एक कारण से आदमी धनहीन नहीं होता है। केवल एक ही कारण ऐसा कोई ऑथेंटिक संसार में नहीं बता सकता कि व्यक्ति एक कारण से धनहीन हो जाएगा और वो सबके ऊपर एक बात लागू हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का आत्मबल कमजोर होता है जिसके कारण सफल नहीं होता है, किसी का मन बेचैन होता है जिसके कारण सफल नहीं होता है, किसी की अशिक्षा उसके जीवन में विकास में गतिरोध पैदा करती है, किसी की कायरता, किसी का डरपोक होना उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभावों के कारण व्यक्ति के अंदर कमजोरियां आती हैं और उनका अध्ययन करके जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तब तक किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और सकारात्मक परिवर्तन साउंड एनर्जी से होता है। ध्वनि की शक्ति जो है, साउंड एनर्जी, मंत्रों का जप जो है, वो हमारे शरीर के अंदर के चक्रों को एक्टिवेट करता है और जो हमारे अंदर कमजोरी है उसको ठीक करता है। जैसे कोई आदमी काम करने में एकदम आलसी है और आज का काम हर समय कल पर छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने दाहिने आंख के ऊपर सूर्य का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः का 24 मिनट जप करे तो 31 दिनों के बाद ये आदमी बिजली के करंट की तरह काम करेगा। किसी की प्लानिंग अगर हर जगह फेल हो जाती है, जो भी प्लान आप करते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है और आपका प्लान धराशायी हो जाता है, तो आप अपनी बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट सुबह शाम जप करिए। फिर देखिए आप 40 दिन के बाद इतनी सटीक योजना बनाएंगे कि उस योजना को भेद पाना किसी के लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से मंगल का ध्यान अगर आप अपने नेवल पर, नाभि पर करते हैं और ओम अंग अंगार काय नमः का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका डर समाप्त हो जाएगा मन का, और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आप एक्टिवेट भी हो जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि ग्रहों के सचमुच में बल को अनुमान लगा करके जब उसका उपाय किया जाएगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और सिर्फ ये कह देना कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपके ऊपर तो किए कराए का दोष है, आपके यहाँ तो पितर दोष है, आपकी बेटी की शादी को किसी ने बांध दिया है, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के अगर दकियानूसी विचारों में आप फंसेंगे तो कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बहुत साफ सी बात है, बिना ईश्वरी कृपा के कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये काल सर्प दोष कोई ज्योतिष का योग नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के जितने प्रणेता हुए किसी ने काल सर्प योग को मान्यता नहीं दी है, न इसका कहीं नाम है, न इसकी कहीं चर्चा है। लेकिन आज 90 से 95% लोग आपको काल सर्प दोष बताने वाले हैं। आप डरिए मत इस बात से, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। ईश्वर की उपासना करने से बुरे से बुरा संयोग भी ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सचमुच में ईश्वर की शरण में चले जाएंगे तो चाहे जो ग्रह दशा आपकी खराब होगी वो भी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंडली में बैठे ग्रहों की वजह से बिगड़ रही आर्थिक स्थिति आखिर किन उपायों से ठीक होगी, साथ ही कैसे पूजा पाठ करने से आपको निवेश में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैंने बताया कि बहुत से ग्रह जो होते हैं वो हमारे जिंदगी में हमारे खराब और असफल जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में खराब बुध के कारण अगर आप ज़्यादा फिजूल खर्च कर रहे हैं, आपकी संगत भी अच्छी नहीं है, तो 43 दिनों तक मिट्टी का खाली घड़ा नदी में प्रवाहित करें। लेकिन मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। ये भी एक उपाय है, लेकिन ये कितना सटीक है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ,
गणेश अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें और गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के गणेश की प्रतिमा ला करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा से गणेश जी के 1000 नामों से अगर सहस्रार्चन कर दिया जाए तो आप विश्वास करिए आपकी सारी परिस्थिति में 4 चांद लग जाएगा। कहते तो यहां तक हैं कि जो लोग दुर्वांकुर और मोदक से गणेश जी का सहस्रार्चन करते हैं वो वैश्रवण अर्थात कुबेर की तरह धनवान हो जाते हैं। ऐसा अथर्व शीर्ष का वाक्य है। 45 दिनों तक साबुत मूंग के दाने पानी में भिगोकर गायों को खिलाने से और थोड़ी सी मूंग नदी में प्रवाहित करने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जन्म कुंडली में अगर राहु खराब है, वृश्चिक राशि में या धनु राशि में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति शॉपिंग करने का बीमार होता है। ऐसे आदमी को पैसा मिला नहीं कि खर्च करने की उसको बीमारी लग जाती है। आपको अपने सर पर नीले रंग का कपड़ा बांध कर रखना चाहिए, पुरुषों को नीले रंग की टोपी पहननी चाहिए और शनिवार को मसालों का दान जरूर करना चाहिए। सफेद चंदन की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर शनिवार को संध्या से पहले अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी मां के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि और राहु के कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि के लिए प्रॉपर्टी में बहुत समझ सोच कर ही निवेश करें, जुआ न खेलें। हनुमान और शनि देव की हमेशा उपासना करें। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, 4 पदार्थ करतल ताके प्रियपितु मातु प्राण सम जाके। जिस भी व्यक्ति के माता पिता प्राण के समान प्रिय होंगे उसे इस धरती पर चाहे उसकी कुंडली कितनी भी खराब है, चाहे उसकी जन्म कुंडली में कितने भी अशुभ योग हैं, लेकिन उसे जिंदगी में सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन मां अच्छी होनी चाहिए। मां अगर आपके पत्नी के पीछे पड़ जाए तब जरा सावधान हो जाइएगा। मां अगर अपनी बेटियों का पक्ष ज्यादा लेने लगे और बहू को प्रताड़ित करने लगे तो आप अपने विवेक से सोचिएगा, क्योंकि जो आपकी पत्नी है उसे भी आपने अग्नि के सामने फेरे करके ग्रहण किया है। वो आपकी धर्म भार्या है, उसके प्रति भी आपका नैतिक कर्तव्य है, उसकी सुरक्षा करना भी आपका धर्म है। अंधभक्त मत होइएगा, माता की भक्ति करिएगा लेकिन अंधभक्त मत होइएगा। यही मैं कहना चाहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाले लोगों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, चलिए इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आजकल तो फिजूल खर्ची और आपने जिस तरह से कहा शॉपिंग, ये सब आजकल बहुत ज्यादा चलन में आ गया है, उन लोगों के लिए क्या उपाय है? देखिए भैया, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की एक संस्कृति है। वो संस्कृति ये है, आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो। हमारे यहाँ अगर 2000 कमाते हैं तो उसमें से 100 रुपया ही सही लेकिन बचत पहले निकाल के रख देते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। इतना रिसेशन आया, पूरे विश्व में हलचल मच गई, लेकिन हिंदुस्तान संभला रह गया। उसके पीछे क्या कारण था? ज़्यादा लोगों का पैसा शेयर में नहीं लगा था, ज़्यादा लोगों ने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रखा था। हमारे हिंदुस्तान में तो धन, सोने चांदी, ये सब पहले मिट्टी के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में करके जमीन के अंदर गाड़े जाते थे, विपत्ति के समय काम आने के लिए। इसलिए जब भी कहीं रिसेशन आता है, जब भी कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा
संकट की स्थिति बनती है। हिंदुस्तान का उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ अच्छी है। तो आपका खर्च कम हो इसके लिए पीले कपड़े में पपीते के बीज बांधकर अपने गले में धारण करें और अपने पास रखें। इससे आप सोच समझकर खर्च करेंगे। जो लोग पैसा बर्बाद करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, उनको अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार को सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। सफ़ेद चंदन, केसर और हल्दी मिलाकर के रख लीजिए। हर रोज अपने माथे पर अंगूठे से तिलक करिए। फिर देखिए अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके पंचामृत से हर रोज स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करिए। स्फटिक के शिवलिंग को 2 मिनट लगातार अपलक अगर आप देखने की कोशिश करें तो डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। नवरात्र में माँ बगलामुखी की भी पूजा करिए। इससे आपके गुप्त शत्रुओं का संहार होगा। हर महीने पीपल के पेड़, एक ही पीपल का पेड़ सही लेकिन कहीं न कहीं उसको जरूर लगाइए। पीपल का पेड़ लगाने वाला इस जन्म में तो सुखी होता ही है, अगला जन्म उसका बैकुंठ में रास्ता खुला रहता है और वो जा कर के गोलोक में वास करता है, आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे ये ईमेल कुंडली विजेता हैं भागलपुर बिहार के रहने वाले शिवम कुमार सिंह। इन्होंने हमें मेल करके अपने और अपने पिता के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी मैं आपको इनकी डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। नाम इनका है शिव कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2005, टाइम है जन्म का सुबह 8:15 और जन्म स्थान है बिहार का भागलपुर। पंडित जी इनके 2 बहुत अहम सवाल हैं। पहला सवाल इनका अपने लिए है, इनका करियर से जुड़ा हुआ और जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी। और दूसरा बहुत ही गंभीर सवाल ये पूछ रहे हैं, इनके पिता से जुड़ा हुआ है। इन्होंने हमें मेल करके ये बताया कि इनके पिता 9 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल में कहीं लापता हो गए थे। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके पिता घर वापस आएंगे। देखो बेटा, शिवम कुमार सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है वो बताया है 28 सितंबर 2005 सुबह 8:15 भागलपुर बिहार। जी। इनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की और कर्क राशि की बनती है। इनके जन्म लग्न में बृहस्पति शुक्र हैं, सप्तम भाव में मंगल है। बृहस्पति की दृष्टि होने से मंगल दोष इनका समाप्त हो रहा है। जी। लेकिन इनकी कुंडली का सबसे माइनस फैक्टर है चंद्रमा और शनि का विषयोग पिता भाव में है। इनके पिताजी एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं। जो वो गायब हुए हैं उन्हें किसी ने गायब नहीं किया है। उन्हें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक रोग है, इसलिए वो गायब हुए हैं। जहां तक इनके करियर का प्रश्न है तो इन्हें बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई करना चाहिए। दवाई, पानी, केमिकल से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करना चाहिए और ये जीवन में अपने सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवम अपनी जिंदगी में सफल रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके पिता के आगमन का प्रश्न है तो अभी शिवम की कुंडली में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनके पिता का आगमन 11 दिसंबर 2023 के बाद होगा। 11 दिसंबर 2023 के बाद उनका पता चलेगा या उनका आगमन होगा। अच्छा। अभी शीघ्र भविष्य में न पता लगने की स्थिति है न आगमन की स्थिति है। और सही बात जो मैं देख पा रहा हूं, इनके पिता भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बना रहा है, जिसके कारण इनके पिताजी काफी अरसे समय से एंजाइटी के पेशेंट हैं। जी। और इस एंजाइटी के कारण वो मतलब कि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। जी। तो ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि कम से कम हम सुंदरकांड का 100 दिनों तक पाठ कर दें और सूर्यास्त के समय पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके और उन्हें बढ़िया से चंदन तिलक करके उनके सामने घी का दिया जलाकर अगर 100 दिनों तक सुंदरकांड का सायंकाल पाठ कर दें तो मुझे विश्वास है कि पिताजी चाहे जहां होंगे आसानी से घर तक पहुंच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं शिवम कुमार सिंह आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ बबीता हैं फोन लाइन पर, उनका भी सवाल जान लेते हैं। पूछिए बबीता जी सवाल। नमस्ते पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जय जी, माँ मैं अपने विंध्यवासिनी, बेटे के इतना बारे- धीरे से बोलोगी तो जवाब नहीं मिलेगा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी 17 दिसंबर 2009 में गया में हुआ है, बिहार, जी जी 8:30 बजे। जी। पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसको क्या करे, पढ़ने में थोड़ा मन लगे, 9th क्लास में भी है, और किस क्षेत्र में वो जाएगा, उसका कैरियर कैसा रहेगा? और बबीता, मेरा देखो, अपना घर, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे दशम भाव का स्वामी भी बुध है। आप अपने बेटे को कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए और B.Com करवाइए। B.Com करने के बाद उससे बैंकिंग की तैयारी करवाइए। वो बैंक में बढ़िया अधिकारी बनेगा, अच्छा अधिकारी बनेगा और उसका भविष्य भी अच्छा होगा। उससे आप कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, B.Com करवाइए, कॉमर्स से ग्रेजुएट करवाइए और उसके बाद उससे बैंकिंग की तैयारी करवाइए। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा, बैंकिंग का बहुत अच्छा योग है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम जान लेते हैं पंडित जी से कि हमारी रसोई में गरीबी मिटाने, डिप्रेशन भगाने और सफलता पाने का कौन सा राज छिपा है। तो पंडित जी, बहुत अहम क्वेश्चन है, हर कोई सफलता पाना चाहता है, कैसे चढ़े सफलता की सीढ़ी? देखो, ऐसा है जैसे शहरों में, गांव में उजाला करने के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है, बिजली के पावर हाउस की जरूरत होती है, उसी तरह से घर चलाने के लिए घर में एक रसोई की जरूरत होती है। रसोई भी घर का पावर हाउस है। अगर आपका आत्मविश्वास घट रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन से परेशान हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए गले में जायफल में छेद करके उसे आप लाल धागे में बांध सकते हैं। ऐसा बांधें कि वो दिखाई ना दे। ज़्यादा चलने की आदत डालें, ऐसा करने से बुध ग्रह मजबूत होगा। सही फैसला अगर नहीं ले पाते हैं तो पानी में सौंफ, जायफल और गोरोचन मिला करके स्नान करें। धन प्राप्ति के लिए केसर घोलकर उसमें 8 जायफल मिलाएं। महालक्ष्मी के चरणों में 51 दिन तक चढ़ाएं। राहु के बुरे प्रभाव से जो लोग भी गुजर रहे हैं उनको काले कपड़े में जायफल बांधकर शनिवार को धारण कर लेना चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया में कष्टों से बचने के लिए बुरे सपने बहुत आते हैं तो अपने सिरहाने सौंफ की पोटली बना करके रख लेना चाहिए। ये सारे उपाय निश्चित रूप से आपको राहत प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिलचस्प जानकारी हमें देने के लिए। कल एक बार फिर नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।